गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के लिए फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आगे बढ़ाएंगे और आज हम इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो अभी इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? इट इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। So let us write this: electric generator is a device which produces electric current. Now, what is the principle of electric generator? So, its principle is based on electromagnetic induction. Principle is based on electromagnetic induction. ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि करंट जो है, इट इज इंड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर in which coil is rotating in external magnetic field. So you can write this: electric current is induced in electric generator in which coil is rotating in external magnetic field. बेसिकली इसके अंदर हमें कॉइल को रोटेट करने के लिए मेजर्स चाहिए, किस तरह से उस कॉइल को रोटेट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर कॉइल रोटेट करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस हो जाएगा उसमें। इसकी कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसके अंदर हमें दो मैग्नेट्स चाहिए वैसे ही। तो ये एक बन जाता है यहाँ पे नॉर्थ पोल। ऐसे ही हम इधर एक बनाएंगे which will be acting as south pole. ठीक है, दिस इज एक्टिंग एज साउथ पोल। बीच में हम इसके एक कॉइल रख रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि हमें ये इस टाइप से दिखाएंगे हम इसको।
दिस इज कार्बन ब्रश, इधर भी कार्बन ब्रश लगाएंगे हम और ये सर्किट को कंप्लीट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे आउटपुट प्लस माइनस, दिस इज आउटपुट। अब इसमें क्या टर्म्स हैं, दिस इज मैग्नेट, यहाँ से ये कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है, कॉइल की नेमिंग कर देते हैं, दिस इज पी क्यू आर एस। ठीक है, दिस इज कार्बन ब्रश, इनको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स। मोटर में थे स्प्लिट रिंग्स, यहाँ हम बोलते हैं इसको स्लिप रिंग। दिस इज ऑल्सो कार्बन ब्रश। ठीक है, इसके अंदर ये जो कॉइल है ये यहाँ से अटैच है, लेफ्ट साइड वाली जो है पी से जो आ रहा है वो फर्स्ट स्लिप रिंग से अटैच है, एस से जो आ रहा है हमारे वायर वो सेकंड स्लिप रिंग से अटैच है। तो आइए इसको हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसका हम प्रिंसिपल लिख चुके हैं, वर्किंग देखते हैं इसकी किस टाइप से। वर्किंग में क्या है, जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी, PQRS जब रोटेट करेगी इस तरह से रोटेट करेगी कि RS इज मूविंग डाउनवर्ड्स। तो बिकॉज RS इज मूविंग डाउनवर्ड्स इसको रोटेट कराते हैं बाय एनी मींस, बाय मैनुअली या फिर इसको जो है किसी मोटर के थ्रू इसको मूव करवाते हैं, PQRS को रोटेट करवाते हैं। जब ये रोटेट करेगा सच दैट कि RS इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड PQ इज मूविंग अपवर्ड्स, ये बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो हॉरिजॉन्टल फील्ड है और ये मूवमेंट भी है, मोशन। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के थ्रू इसमें करंट मूव करेगा, तो आप चेक कर सकते हैं उसको किस तरह से करंट मूव कर रहा है। ठीक है ना, क्या तरीका होता था उसके अंदर, राइट थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन, फर्स्ट फिंगर जो है दैट इज टुवर्ड्स फील्ड और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करंट। आप उसको इस तरह से अलाइन कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि करंट जो है वो आर से एस की तरफ इंड्यूस हो जाएगा। जैसे आर से एस की तरफ आएगा तो यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा, बिकॉज आर एस भी मूव करेगा तो ये जो स्लिप रिंग है ये भी साथ साथ घूमेंगी बिकॉज ऑफ दीज रोटेशंस, क्योंकि ये मूव करेंगी तो आफ्टर हाफ रोटेशन जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस टाइप का जो करंट यहाँ इंड्यूस होगा दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। दिस इज ऑन रोटेटिंग coil PQRS such that RS moves inwards in external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो आपको क्लियर ही है किस डायरेक्शन में जा रही है, ये देख लीजिए आप। ठीक है ना, देन यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, then using Fleming's right hand rule, current in coil PQRS, current in coil PQRS is from R to S। अभी आप इस RS के अंदर देखते हैं R to S है, मतलब PCQ की तरफ जाएगा करंट, ऐसे मूव करता हुआ आएगा। ठीक है, from R to S। as slip rings are attached with the coil। इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं ये।
ये देख लेते हैं हम यहाँ पे, as slip rings are attached with the coil and hence the current in each arm changes its direction in every half rotation. हर हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन चेंज होगी. This type of current produced is called alternating current. This type of current produced is called alternating current. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास. AC करंट भी बोलते हैं इसको, AC करंट. आगे बढ़ते हैं इसमें. ये क्लियर हो गया. जैसे ही कॉइल हम रोटेट करेंगे PQRS, तो RS जो है इट विल मूव डाउनवर्ड्स, इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ इनवर्ड्स चाहिए, और PQ इज कमिंग आउटवर्ड्स. तो यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको क्लियर हो जाएगा. डायरेक्शंस के हिसाब से हम जब देखेंगे R से S की तरफ करंट फ्लो करेगा. और क्योंकि ये स्लिप रिंग साथ रोटेट कर रही हैं इन वायर्स के, तो करंट की डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन में चेंज हो जाएगी. इस टाइप का करंट जो प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है जी. अगर हमें डीसी करंट प्रोड्यूस करना है तो हमें स्लिप रिंग्स की जगह पे स्प्लिट रिंग्स को यूज करना पड़ेगा. तो वी गेट अ डीसी जनरेटर जो एक फिक्स डायरेक्शन में करंट देगा हमेशा. ठीक है. आइए आगे इसको लिखते हैं अभी. और how to produce DC current through generator, direct current. Through DC generator. वैसे DC जनरेटर कोर्स में नहीं है, हम हल्का सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं बस कि कैसे प्रोड्यूस किया जाता है. DC करंट, डायरेक्ट करंट is unidirectional current. Which is produced when split rings are used instead of slip rings. ये slip ring है, slip कर रही है, हमें split ring करनी है जो हमने मोटर में यूज किया था. कट करके करते हैं ना, जो साथ मूव ना करें. मतलब जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी वैसे वैसे स्लिप रिंग्स रोटेट करती हैं. तो डीसी जनरेटर में वो रोटेट नहीं करती साथ में, वो कट होता है बीच में. डायरेक्ट करंट इज, डीसी करंट इज यूनिडायरेक्शनल करंट which is produced when split rings are used instead of slip rings, which can maintain direction of current in one way. In one way. ठीक है जी. या तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम. सो इंडिया के अंदर जो AC चलता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज पे AC जो है वो चलता है, और US में उसकी जो है वैल्यू ऑलमोस्ट 60 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी जो है AC की. इन इंडिया frequency of AC current is 50 hertz. Therefore, current changes its direction in every
1/100 seconds, ठीक है ना। यूएस में इट इज 60 हर्ट्ज। देख भी लेते हैं किस तरह से दिस इज द वे जो ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह से वेरी होता है, आई वर्सेस टी, ठीक है। दिस इज 0, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.01, ये आ गया 0.02। इसके आगे भी आप इसको दिखा सकते हैं, इस तरह से मूव करता हुआ यहाँ से ऐसे आगे जा सकता है। और ठीक है, ये यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे। ये वैल्यू आ गई 0.01, दिस इज 0.02, दिस इज 0.03 सेकेंड्स, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। तो ये इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, आई वर्सेस टी का ग्राफ फॉर एसी, फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, आई करंट वर्सेस टाइम, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ऐसे मूव करता है, मतलब आई की वैल्यू साइन की फॉर्म में चेंज होती है, जैसे साइन की फॉर्म में होता है एक्चुअली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था, इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, राइट सम सोर्सेज ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट के क्या सोर्सेज हैं? इट इज सेल और बैटरी, डीसी जनरेटर, ठीक है ना। इनमें से कोई भी ये सोर्स हो सकता है इसका। थर्ड, which source produces AC करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट कौन प्रोड्यूस करता है? which source produces AC करंट? AC जनरेटर। AC जनरेटर जब वो प्रोड्यूस करता है AC करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर कॉइल of copper wire is rotated
in external magnetic field. ठीक है, external magnetic field, the direction of induced current, the direction of induced current changes in each 2 revolutions. ये ऑप्शन है, 1 revolution, half revolution, 1/4 revolution. तो अभी हमने पीछे बात ही की थी इस बारे में कि हर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद करंट चेंज हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए इसमें, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ रिवॉल्यूशन। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक है जी, ये हमने पहले ही इसमें देख लिया था कि हर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए इसको देखते हैं। दिस इज डोमेस्टिक सर्किटिंग, घर के अंदर किस तरह से सर्किटिंग चलती है। ये हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी देखा था, यहाँ भी हम इसको लिख लेते हैं। Domestic circuits. Now, in domestic circuit, we get a fixed voltage of 220 volts, which is coming in parallel. In domestic circuits, we get fixed voltage 220 volts. Wiring in parallel, पैरेलल में लगे होते हैं सारे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है कलर ऑफ वायरिंग यूज्ड। वैसे तो आज अलग अलग टाइप की वायर यूज हो रही है, बट अभी जो पहले यूज होती थी वायरिंग, उसमें कलर का एक खास इंपॉर्टेंस होती थी, किस कलर की वायर से क्या मतलब निकलता है। फॉर एग्जांपल रेड कलर वायर इज कॉल्ड एज लाइव वायर, ठीक है ना। और ब्लैक कलर वायर जो है दैट इज न्यूट्रल वायर, इज न्यूट्रल वायर। एंड ग्रीन कलर वायर इज कॉल्ड ग्राउंड वायर, इज ग्राउंड वायर फॉर ग्राउंडिंग पर्पस, एक्स्ट्रा चार्ज हटाने के लिए। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वायर, वोल्टेज डिफरेंस रेड और ब्लैक है, दैट इज 220 volts. Voltage difference between red and black wire is 220 volts. ठीक है जी। Now what is the use of green color ground wire? उसका यूज क्या है? ग्राउंड वायर विच इज ऑफ ग्रीन कलर, उसका क्या यूज होता है? What is the use of ground wire? It is used to draw excess charge from any appliance. कोई भी अप्लायंस जिसके ऊपर एक्सेस चार्ज आ गया ड्यू टू एनी रीजन, मेल फंक्शनिंग हो गई, ओवरलोडिंग हुई, उसकी वजह से उसके ऊपर एक्सेस चार्ज आ जाता है, उसको हटाने के लिए हम ग्राउंड वायर का यूज करते हैं जो ऑलरेडी उसमें दी जाती है, फ्रॉम एनी अप्लायंस।
जनरली ये मेटालिक बॉडीज होती है उनके ऊपर आता है हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। नेक्स्ट हेडिंग इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है? when two wires, one live and other neutral, comes in contact, then it is called short circuiting. So when live wire comes in contact neutral wire, तो जब एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आती है, then it is called short circuiting. इसको short circuiting बोला जाता है। So due to this phenomena, short circuiting phenomena, current in the circuit becomes too high. Due to short circuiting, current suddenly becomes too high. उससे कुछ और हैजार्डस प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग क्या है? जब बहुत सारे आप अप्लायंस, हैवी अप्लायंस इकट्ठे ऑन कर देते हैं तो बहुत सारा करंट सडनली मूव करने लग जाता है सर्किट में से, which led to overloading of circuit. तो लिखते हैं इसके बारे में, when a number of heavy appliance में कौन कौन आता है? जैसे एग्जांपल क्या है हेवी अप्लायंस का? गीजर, एसी, हीटर, आयरन, द प्रेस जो होती है, ठीक है ना, माइक्रोवेव ओवन, दीज आर स्विच्ड ऑन। एकदम से अगर ये सब ऑन कर दिए जाए, आर स्विच्ड ऑन साइमल्टेनियसली, इकट्ठा कर इनको ऑन कर देते हैं, then suddenly heavy current flows through wire. Flows through wire. It is called overloading. It is called overloading. ठीक है, तो ओवरलोडिंग की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। Now consequence of short circuiting and overloading. ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड हो गया, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? Due to heavy current in the circuit, it can cause heating effect on the wire, and due to which it can catch fire. So due to heavy current in circuit, it can cause heating of wire, which consequently catches fire. ठीक है ना, एक्चुअली क्या होता है, इतना हैवी करंट अगर चलेगा उसमें से तो वायर गेट्स हीटेड अप, तो इट कैन ऑल्सो कैच फायर। तभी आग वगैरह जो लगती है वो इसीलिए लगती है, बिकॉज हैवी अप्लायंस अटैच होते हैं। ठीक है ना, मेन इसका रीजन यही है। बेसिकली सर्किट में कहीं आग लग जाती है, वो एक मेन कारण है। तो अभी हम एक पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट चीज, फ्यूज। फ्यूज हम किस लिए यूज करते हैं?
So to avoid short circuiting and overloading. So to avoid short circuiting and overloading, we provide a fuse. हम एक फ्यूज प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली फ्यूज का काम है शॉर्ट सर्किटिंग को और ओवरलोडिंग को रोकना, हैवी अप्लायंस को खराब होने से बचाना. तो to avoid short circuiting and overloading, fuse is used. As current increases, in circuit, fuse which is provided connected before circuit disconnects current to circuit and thereby saves malfunctioning of heavy devices, heavy appliances and fire hazards. ठीक है ना. फ्यूज का काम बेसिकली ये होता है कि वो हैवी अप्लायंस को, एसी को, फ्रिज को, जो बड़े अप्लायंस है गीजर को बचाए. अदरवाइज वहां बहुत ज्यादा करंट रश करेगा तो वो इट कैन कॉज एनी डैमेज और ऑफ कोर्स तो आग तो लगी सकती है, फायर प्रॉब्लम तो हो ही सकती है. ठीक है. तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं इसके ऊपर भी, आगे बढ़ते हैं. नेम टू मेजर्स commonly used in electric circuit. Name two measures commonly used in electric circuits for safety of appliance. किसी अप्लायंस की सेफ्टी के लिए हम क्या दो मेजर्स यूज कर सकते हैं. तो अभी हमने पढ़ा है we can provide fuse and we can also provide ground wire. So number one is fuse should be used. And we can use grounding of circuit, earth wire should be used. अर्थ वायर यूज करने का मतलब होता है आपको 3 पिन प्लग यूज करना है. ठीक है ना. हैवी डिवाइसेस में 3 पिन प्लग शुड बी यूज्ड. Three pin plug should be used. नेक्स्ट देख लेते हैं. What prevention should be taken to avoid overloading of domestic electric circuit? Be taken to avoid overloading of domestic electric circuit. ठीक है ना. तो डोमेस्टिक सर्किट की ओवरलोडिंग के लिए क्या प्रिवेंशन हमें लेना चाहिए. तो अगेन यूज ऑफ फ्यूज वायर, अर्थिंग वायर. एक तो फ्यूज लगाना जरूरी है, अर्थिंग ऑफ वायर.
अर्थिंग वायर यूज करनी है, और heavy appliances should not be switched on simultaneously. Heavy appliances should not be switched on simultaneously. इकट्ठा नहीं ऑन करना होगा, ठीक है ना, इकट्ठा ऑन करेंगे उनको, सिंगल सिंगल करके ऑन कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रॉनिक ओवन of 2 kilowatt power is operated in 220 volt supply having current rating of 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर का करंट है, 220 वोल्ट की सप्लाई है, 2 किलोवाट का इलेक्ट्रॉनिक ओवन है, ठीक है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। अब इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम वर्किंग करके देखेंगे इसकी क्या हो रहा है इसमें। So using power is equal to VI. Let's find out current. This is 2 kilowatt, 2000 watt upon voltage. It is 220. So we get 200 by 22, 100 by 11. So current drawn is approximately 10 amperes. ठीक है, but given जो current rating है that is 5 ampere, तो it will not operate. Current is low. मतलब उसको ड्रॉ करना है करंट इस सप्लाई से, और करंट की रेटिंग जो है वो 5 एम्पियर है, तो करंट इज लो, क्योंकि 5 एम्पियर है ना करंट, 5 एम्पियर करंट जा रहा है उसके पास, उसको 10 एम्पियर चाहिए, therefore it will not operate, ऑपरेट ही नहीं करेगा वो। नेक्स्ट आते हैं, what is the function of earth wire। अर्थ वायर का फंक्शन क्या है, why is it connected to earth। ठीक है, so it is used to draw excess charge from appliance। तो उसको अर्थ से इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो अर्थ को चला जाए। इट यूज्ड टू ड्रॉ एक्सेस चार्ज फ्रॉम अप्लायंस एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अर्थ, इसलिए उसको अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये ओवरलोडिंग वगैरह इससे नहीं होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्लियर है, थर्ड क्वेश्चन तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें फोर्थ के बाद, नेक्स्ट फिफ्थ। When does electric short circuiting occur? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है? Now electric short circuiting occur when live wire comes in contact with neutral wire. But when live wire comes in contact with
न्यूट्रल वायर, जब दोनों वायर कांटेक्ट में आती हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। ठीक है, आइए अब एक इसमें हम न्यूमेरिकल देखते हैं। और imagine you are sitting in a room, in a chamber. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। with your back to a wall, an electron beam moving horizontally from back wall to front wall is deflected by strong magnetic field. Is deflected by strong magnetic field to your right. आप जहाँ बैठे हो आपको वहां दिख रहा है राइट में डिफ्लेक्ट हो गई, to your right. What is direction of magnetic field? ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, देखिए कैसे इसको आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको जैसे इमेजिन करना है, हर स्टूडेंट को अपने तरीके से इमेजिन कर रहे हैं, दैट सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू अ वॉल। तो हम इसमें काम करते हैं, हम एक चैम्बर बनाते हैं। पहले ये चैम्बर है इस तरह से, ठीक है जी। ये फ्रंट है, हम टॉप व्यू देख रहे हैं एक्चुअली, ऐसे हम समझेंगे ये टॉप व्यू है, ठीक है ना। आप इसमें बैठे हैं, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक। इलेक्ट्रॉन बीम अगर मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टू फ्रंट वॉल, बैक से फ्रंट की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है तो करंट कहां से कहां चलेगा। इफ इलेक्ट्रॉन बीम is coming from back to front, then current is from front to back, then current moves, है ना। इलेक्ट्रॉन के हमेशा उल्टा मूव करता है करंट, करंट मूव्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक। तो अगर इसमें करंट जो है, करंट इस तरह से मूव कर रहा है फ्रंट से बैक की तरफ, ठीक है। और अब इसमें ये खास चीज है कि ऐसे मूव करता हुआ किस तरफ को जा रहा है, मूविंग हॉरिजॉन्टली, इलेक्ट्रॉन बीम जो मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टू फ्रंट वॉल डिफ्लेक्टेड टू योर राइट। अगर आप इधर फ्रंट की तरफ फेस करके बैठे हैं और आपके राइट में अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है इस तरह से, है ना, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, किस तरफ फील्ड का है, तो आप ये यूज करिए यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके अंदर राइट थंब, इसकी डायरेक्शन होगी राइट में, क्योंकि राइट में मूवमेंट है तभी फोर्स राइट की तरफ लग रही है, ठीक है। मिडल फिंगर को फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक का मतलब है अगर आप इसको अभी अपने सामने देख रहे हैं इसको तो वो डाउनवर्ड्स है, मतलब ऐसे है। अगर अपने सामने देख रहे हैं तो डाउनवर्ड्स है, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट फिंगर देखिए किधर पॉइंट कर रही है, बता सकते हैं आप फर्स्ट फिंगर कहाँ पे पॉइंट कर रही है, फर्स्ट फिंगर किधर पॉइंट कर रही है इसके अंदर।
बताइए। मिडिल फिंगर को नीचे देखिए, लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, राइट थंब, सॉरी राइट थंब नहीं, ये लेफ्ट थंब है, आई एम सॉरी, दिस इज लेफ्ट थंब। लेफ्ट थंब जो है वो राइट की तरफ पॉइंट करेगा, मिडिल फिंगर जो है वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है, फर्स्ट फिंगर कहाँ पॉइंट कर रही है, इट इज प्रोवाइडिंग इनवर्ड्स, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम टॉप व्यू दिख रहे हैं। टॉप व्यू का मतलब है कि अगर हम ऊपर से देख रहे हैं कमरे को तो इसमें इनवर्ड्स फील्ड है, मतलब अगर हम कमरे में बैठ जाएं तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस व्यू के हिसाब से है। तो आंसर जो आपको यहाँ पे लिखना है वो इस तरह से नहीं लिखना, आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। फाइनल आंसर जो है हमारा वो होगा डाउनवर्ड्स, है ना। इन अ रूम के अंदर अगर हम बैठे हैं टॉप टू बॉटम इस तरह से होगा, मतलब सीलिंग जो है, सीलिंग से फ्लोर की तरफ। फाइनल आंसर ये होगा सीलिंग टू फ्लोर, सीलिंग टू फ्लोर, छत से नीचे की तरफ फील्ड आएगी। ठीक है बेटा, so that's it for today, the chapter has been finished, thank you very much।